हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पार्कल आईएएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। और इससे पहले के जो चैप्टर है 1 से 6 हम पढ़ चुके हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाना, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना दिया। और पहले जो लोग थे उन्होंने अपने जैसे जैसे ज़रूरत की चीज़ें बनती गई वैसे वैसे उन चीज़ों का आविष्कार होता गया। जैसे खाना हमारे लिए ज़रूरत होगी, खाना, फिर बस्तियाँ, तो धीरे धीरे वातावरण बदलता गया। बस्तियाँ क्या होती हैं? वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं ह्यांग की नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता के नाम याद है? जैसे बस्तियाँ वो होती हैं जहाँ लोग निवास करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं। और बस्तियों का विकास कैसा हुआ? नदी घाटियों के निकट हुआ। जहाँ नदियाँ होती है तो वहाँ की भूमि उपजाऊ होने लगी, तो वो कृषि के लिए उपयोग होने लगी, तो इसलिए वहाँ पर लोगों ने अपना घर भी बनाने लग गए। बस्तियाँ कैसी होती? स्थायी भी होती है, अस्थायी भी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है वो अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। जैसे घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों एवं पर्वतों के निवास अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरण, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। बस्तियाँ भी दो होती है, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी जो कुछ समय के लिए बनाई जाती है, मतलब कि जैसे कुछ समय के लिए वहाँ पे रहने के लिए बनाए, जैसे पहाड़ों में जहाँ का टेम्परेचर कुछ समय के लिए सही रहता है, उसे अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। वहाँ पे अस्थायी बस्तियाँ बनाई जाती है। स्थायी और जो हमेशा के लिए बनाई जाती है रहने के लिए, वो उसे स्थायी बस्तियाँ कहते हैं। मेरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मेरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों रहता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मेरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा की तलाश में आते हैं। मेरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल, विद्युत की कमी और सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, यहाँ हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल एवं अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। इसमें ऊपर के दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ। उसमें आता है कि शहर में सुविधा ज़्यादा होती है और गांव में सुविधाएं कम होती है।
तो बस्तियाँ दो तरह की होती है, गांव में भी होती है और शहर में भी होती है। गांव वाली ग्रामीण बस्तियाँ जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्तियों में लोग अपना कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, क्योंकि गांव में यह ग्रामीण बस्तियों में यह होता है। और ग्रामीण बस्तियां सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, मतलब वहाँ पे सघन मतलब होता है पास पास बस्तियां होती है ग्रामीण में। प्रकीर्ण बस्तियों में लोग के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले हुए थे। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती? पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, जिस स्थानों में वर्षा के समय जल का दबाव होता है। वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिटिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारें वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, टर्न आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं। नगर में तो बड़ी होती है, शहर में छोटी होती है, मतलब गाँव में। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। परिवहन। परिवहन लोगों के एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। अभी जैसे परिवहन के लिए हम गाड़ियों का उपयोग करते हैं, पहले लोग पशुओं का उपयोग करते हैं। आज भी पशुओं का उपयोग किया जाता है, घोड़े का, ऊँट का, इनका उपयोग किया जाता है। इससे हमारे लिए इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान में और सामान ले जाने के लिए एक आसान जरिया हो जाता है, एक तरह का साधन हो जाता है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है परिवहन के लिए। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में पाक याक का होता है। आरंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा से परिवहन को द्रुत बना दिया गया। हवाई यात्रा में जैसे प्लेन, एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये सब हमारे लिए आसान हो गया है। 1-2 घंटे में हम कहीं भी 2000 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लेते हैं। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। भारत एक देश से दूसरे देश में जाने में भी बहुत कम समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग है सड़क है। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों की भूमिगत मार्ग कहते हैं। फ्लाईओवर स्थित उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। सड़क मार्ग वो होते हैं जो कम दूरी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम चले जाते हैं। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों से व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट जो रेलगाड़ियों के परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इसकी संख्या काफ़ी कम है।
भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। रेल मार्ग भी सबसे आसान और सबसे सस्ता साधन है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। अब है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। जो रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे जो पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है। जल मार्ग, आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। जलमार्ग भी दो होते हैं, अंतर्देशीय और समुद्री मार्ग। नावें, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका के ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। यह मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन है। क्या विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम जान सकते हैं? अब है वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसमों जैसे कोहरे और तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुर्गम साधनों पर पहुंच सकते हैं, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन परिस्थिति में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है वो है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। वायु मार्ग सबसे महंगा है क्योंकि इसमें ईंधन की ज़्यादा खपत होती है, इसलिए और ये बहुत जल्दी हमको 1-2 हज़ार किलोमीटर का जो भी बड़े से बड़ा एक देश से दूसरे देश पे जाने के लिए भी हमें वायु मार्ग बहुत जल्दी पहुंचा देता है। हमें संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती है, अपितु इसने हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बनाया है। हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच लोगों, सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। संचार वो होता है जैसे कि टेलीफोन और मतलब सूचना एक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। आजकल मोबाइल हुआ, नेट में हम कुछ भी पता लग जाते हैं, गूगल में सर्च करना हो, कुछ भी हो, इंटरनेट, ये सब संचार में ही आता है। ये सब सैटेलाइट की वजह से हो रहा है। तो इसी तरह हमारा जो ये क्लास 7th का जो ये चैप्टर है ज्योग्राफी का 7th, मानवीय पर्यावरण एवं बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार, ये यहीं ख़त्म होता है। और इससे पहले के जो चैप्टर है वो हो चुके हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और प्लीज़ आपको ये अच्छा लगता है जैसे कि जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट
ज़रूर करें। और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।